डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, इसमें हमने खुराक खा ली, हजम हो गई, हजम होके इसने कहाँ जाना है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड में शामिल हो जाना है। ठीक है जी, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया कल, फाइनल उसको कर लिया कि ये सारी खुराक अब खून में शामिल होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है। अब हमने देखना है कि अभी तक ये खुराक जो हमने खाई है हजम होकर ब्लड में शामिल हो गई है, लेकिन अभी तक ये एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो रही। इसकी मिसाल सेम ऐसे ही है जैसे अगर हम चाय हमने बनानी है, दूध, पत्ती, चीनी और उसमें जो भी आप चीज़ें डालते हैं वो मिला के रख दें, तो क्या चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसको मिक्सअप करने के लिए या इसका एक रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। वो हम हीट गैस बर्नर की शक्ल में या कोई कोयले की शक्ल में, लकड़ी की शक्ल में या किसी भी तरीके से हीटर की शक्ल में उसको हमने हीट देनी है और वो चीज़ थोड़ी देर बाद चाय में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी तक ये ब्लड इसको लेके फिर रहा है खुराक को, और फिर अब आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसने जो खुराक थी वो, उसका नाम है जी ग्लूकोज। जो भी हमने खुराक खाई वो ग्लूकोज की शक्ल में तब्दील वो हाँ ग्लूकोज में तब्दील होके हमारे ब्लड में दौड़ रही है, और यहाँ पे हमने सांस लिया वो भी हमारे ब्लड में शामिल हो गया, और वो सांस क्या था? ऑक्सीजन। ठीक है जी। अच्छा अब मेन सारा इतने सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं सिर्फ एटीपी बनाने में, क्योंकि हमने काम करना है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आंखें चिपका रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई भी हमारे बॉडी पार्ट हरकत कर रहे हैं, उसमें एटीपी ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा अंदरूनी मेटाबॉलिज्म जो काम कर रहा है उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सारा प्रोसीजर होगा जी ग्लूकोज का। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या फार्मूला होता है जी ग्लूकोज का? C6H12O6। ठीक है जी। और ये कोई भी खुराक, चाहे हमने प्रोटीन खाई है, चाहे हमने लिपिड्स लिए हैं, चाहे चिकनाई मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी हमने लिए हैं ना, खाना पीना, राइस खाए हैं, बेकरी प्रोडक्ट हैं, जूसेस वगैरह कुछ भी आपने खाया पिया है, चिकन, मीट एटसेट्रा, एंड प्रोडक्ट में वो सिंपल शुगर में तब्दील हो जाते हैं जिसका नाम है ग्लूकोज। और जब ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है अब खून की नाली है, उस नाली में ग्लूकोज भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है, और अभी तक ये हमें एनर्जी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि ये फिर आते हैं एक एक सेल लेवल तक। ठीक है जी, सेल के अंदर जब ब्लड आ जाता है अभी तक ये एनर्जी नहीं देता, तो फिर क्या कब देता है? जब इसके अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनली होता है जिसका नाम क्या है जी? पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। अच्छा ये हिस्सा लेता है, शामिल हो जाता है। अब ये है पावर हाउस, जनरेटर। अब ये क्या करता है? इसके अंदर होते हैं कुछ एंजाइम्स। ठीक है जी। ये एंजाइम्स इन दोनों का ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे कि ये चीनी पत्ती और दूध है, और ये आपस में आपने एक मिक्सअप कर दिया, लेकिन चाय नहीं बन रही, हीट देंगे तो ये आपस में, हीट का इंग्रेडिएंट नहीं है हमारी चाय बनाने में, लेकिन हीट की मौजूदगी में ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है। इसी तरह एंजाइम बजाते खुद इस केमिकल रिएक्शन में या एनर्जी बनाने में हिस्सा नहीं लेते। फिर क्या होता है कि एंजाइम की मौजूदगी में एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज़ें होती हैं कि अमल अंगेज उसको कहते हैं, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तेज करवा देते हैं या कंप्लीट करवा देते हैं तो अब ये बनेगा जी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और फिर प्लस बनेगा एनर्जी। उस एनर्जी का नाम है एटीपी। अब ये एनर्जी यहाँ पे आके बनी जब रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें शामिल हो जाएगा। क्लियर है जी?
तरतीब समझ आ गई आपको? ओके जी, तरतीब अगर समझ आ गई है तो फिर अब हम आगे चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। ये साथ साथ ना नोट करते रहा करें जो काम की बातें आपको लगें। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके जी, इसमें अब आप देखेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। जी, एनीबॉडी? ब्रीदिंग क्या चीज़ है कि मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें होता है इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल करने का जो एक मैकेनिकल प्रोसेस, कि जैसे लंग्स फेफड़े हमारे हैं वो फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। अच्छा, उनके फैलने से हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारी अंदर आ जाती है, और उनके सिकुड़ने से क्या होता है एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इसको इंस्पायर भी कहते हैं और इसको एक्सपायर कहते हैं। कहते हैं ना कि फलां बंदा एक्सपायर हो गया है। तो एक्सपायर क्या होता है कि उसका सांस बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपायर कर देता है, लेकिन अब वो इंस्पायर नहीं कर पाता, अगला सांस उसका नहीं आता, इसलिए कहते हैं कि उसने बस एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, अब रेस्पिरेशन में क्या फर्क है? ब्रीदिंग तो ये हो गया ना, सिर्फ सांस लेना और सांस बाहर निकालना, इनहेल और एक्सहेल। अब रेस्पिरेशन क्या है? इसको अगर हम देखें तो ये क्या है? ये एक केमिकल प्लस मैकेनिकल प्रोसेस है। केमिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल तो सिर्फ होता है ना, हरकत करना, फैलना सिकुड़ना, ये मैकेनिकल है। और केमिकल क्या है? केमिकल वही चीज है जो अभी हमने इक्वेशन में पढ़ी, मुसावात में पढ़ी, कि ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें, या केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है और ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है सेल लेवल तक, और उससे एनर्जी बनाई जाती है, और जो बाई प्रोडक्ट बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एक्सहेल किया जाता है। समझ आ गई बात? ओके जी। ये था रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के आर्गन्स। ठीक है जी, आर्गन्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेजल कैविटी। ओके, उसके बाद फिर है हमारे पास फेरिंक्स, फिर है लेरिंक्स। जी, लेरिंक्स, फिर होता है ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया के बाद है जी ब्रोनकाई, और फिर होता है जी ब्रोंक्यूल्स, और फिर एल्वेलाई, और देन हमारे पास लंग्स कंप्लीट इसमें आप शामिल कर देते हैं कि ये सारे जो है ना, ये आर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इनको हमने बारी बारी पढ़ना है और फिर आगे चलना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम देखते हैं कि नेजल कैविटी क्या है। नेजल कैविटी के अंदर हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, नथने, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होती। अच्छा, अब नॉस्ट्रिल्स कॉटिलेज के बने हुए हैं। किस चीज से बने हुए हैं? नाक
सामने वाला जो हिस्सा है नथने हमारे, ये नरम हड्डी से बने हुए हैं जिसका नाम है कॉटिलेज। इसके बाद हमारी नाक की हड्डी स्टार्ट हो जाती है, नेजल बोन जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये एयर पैसेज है, नॉस्ट्रल्स क्या हैं? एयर पैसेज है, हवा यहाँ से दाखिल होती है। ओके जी, हवा दाखिल होती है तो अंदर दरमियान में ये ऐसी कैविटी है, नेजल कैविटी, जो दरमियान में सेपरेट की जा रही है लेफ्ट और राइट में, यानी कि अलग अलग, ये इकट्ठी नहीं है। जैसा कि हमारा मुंह की जो ओरल कैविटी है वो इकट्ठी है, मतलब उसमें पार्टीशन नहीं है, लेकिन इसमें पार्टीशन है और लेफ्ट और राइट दो नेजल कैविटीज अलग अलग हैं जी। नहीं, वो बोन्स उभरी हुई है ना, बोन्स दरमियान में पार्टिशन, सेप्टम नहीं है। सेप्टम सिर्फ सामने नॉस्ट्रल्स के अंदर एक मस्कुलर सेप्टम है, आगे बोन्स ही सेपरेट कर रही हैं। ठीक है ना, नेजल बोन्स को अगर आप देखें तो वो अलग अलग कैविटीज बना रही हैं। ओके जी। इस नेजल कैविटी के अंदर हवा जैसे दाखिल होती है ना, तो हवा के अंदर होता क्या है? ये हवा होती है, डस्ट भी पार्टिकल इसमें होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं। तो नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी के अंदर एक तो हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, ठीक है, जो गाढ़ा स्याल माए पाया जाता है नाक के अंदर। ठीक है जी। अच्छा देखें, आप लोगों ने कल ना नज़र लगा दिया, मेरा गला आज फिर से ख़राब हो गया। तो ये क्या करते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल को कैच कर लेते हैं और प्लस बैक्टीरिया को भी कैच कर लेते हैं, और हवा जो है साफ सुथरी होके, और थोड़ा सा हवा को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं ऑक्सीजन को, प्लस हॉट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म और साफ सुथरी हवा जो है बैक्टीरिया और डस्ट से पाक, ये भेजते हैं आगे हमारे फेरिंक्स के अंदर। ठीक है जी, ये था नॉस्ट्रल्स का काम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो नेजल बोन है, नेजल बोन है ना, उस नेजल बोन के अंदर ऊपर, बोन के ऊपर तो एक बारीक हमारी एपिथेलियल टिश्यू है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये बोन है। ठीक है जी। चलें, एक आप किसी भी तरीके से आप इसको बना लें। अच्छा, इस बोन के ऊपर बारीक सा एक यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि थोड़े से गड़े होते हैं, हड्डी के अंदर ही गड़े होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हड्डी के अंदर ये छोटे छोटे गड्ढे हैं, और इन गड्ढों के ऊपर जाहिर है हड्डी अकेली तो नहीं होती, इसके ऊपर हमारे मसल की लेयर भी चढ़ी हुई है। ये क्यों नहीं लिख रही? ठीक है जी। तो ये एपिथेलियल टिश्यू भी चढ़ रही है। तो ये जो खाली जगह बन रही हैं, ठीक है, हड्डी के अंदर जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये इनको कहते हैं साइन्यूसिस। ठीक है जी। और जो माए, ये हमारे नाक के अंदर जो रतूबत बनती है, माए गाढ़ा बनता है, वो इन्हीं जगहों के ऊपर बनता है, साइन्यूसिस के अंदर। ठीक है जी। ये एलर्जी जो होती है, छींकें आती हैं, एलर्जी होती है, और जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल, या जैसे मुझे बारीक डस्ट एलर्जी है, बारीक डस्ट से मुझे हो जाती है, जो जानवर वगैरह जा रहे होते हैं तो उनके पाँव से जो बारीक मिट्टी उड़ रही होती है, उससे मुझे एलर्जी, फ़ौरन छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। तो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ठीक है, ये साइन्यूसिस हसास होते हैं, और जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ इनके साथ टकराती है, नेजल कैविटी के अंदर जाती है, तो ये वो म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? हेलो। ओके जी, बोलें, बोला करें, बताया करें। ओके, उसके बाद है जी फेरिंक्स।
फेरिंक्स को हम कहते हैं जी हलक। ठीक है, ये एक कॉमन मुश्तरका नाली है, कॉमन पैसेज आप कह लें इसको। ठीक है जी, किस चीज का कॉमन पैसेज है कि फूड और प्लस एयर। ठीक है जी, फूड और एयर इधर जाती है। जैसे कि आगे चल के हम वो डायग्राम भी देखेंगे। अभी ज़रा इसको अगर हम डायग्राम बना के देख लें थोड़ा सा, कि ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी, ये ऊपर नेज़ल कैविटी और यहाँ पे ज़रा मैं देखूँ। ठीक है जी, कि ये हमारे नाक और ये हमारा ओरल कैविटी, मुंह का रास्ता, ये इधर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एरिया जो है हमारा हलक कहलाता है, फेरिंक्स। ठीक है जी, उसके बाद फिर आगे ये दो नालियों में तकसीम हो जाता है। सामने वाली नाली जिसका यहाँ पे थोड़ा सा उभार भी होता है, ये इसको हम कहते हैं लेरिंक्स, और पीछे होता है क्या, एसोफेगस, खुराक की नाली। ठीक है जी, अब जैसे ही आप, जो हम पढ़ रहे थे ना, ये दो अलग अलग नाली हैं। ठीक है जी, अब इस जगह के ऊपर एक लोथड़ा होता है। जैसे खुराक का कोई टुकड़ा आता है तो इस लोथड़े के ऊपर क्रॉस करके खुराक की नाली में चला जाता है। ठीक है जी, और आम हालत, एपिग्लोटस जी, आम हालत में जब हम सांस ले रहे होते हैं, कुछ खा पी नहीं रहे होते, तो ये एपिग्लिस ग्लूटस जो है ढकना खुला होता है, तो हवा आराम से जा रही होती है। चाहे आप नाक के जरिए सांस लें, चाहे मुंह के जरिए सांस लें, आपकी हवा इधर जा रही होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जब आप निकलेंगे ना, निकलने का जो अमल है कुदरती तौर पे क्या होता है, आप निकल के वैसे ही स्वेलविंग करके देखें, आपका ये लेरिक्स ऊपर चला जाता है। जब ऊपर चला जाता है तो ये इस ढकने के साथ मिल जाता है, और ये ढक्कन इसको बिल्कुल एपिग्लोटस हमारे इस लेरिक्स को या सांस की नाली को बंद कर देता है। ठीक है जी, इसलिए कहते हैं कि खाना पीना करते हुए आपने बातें नहीं करनी, क्योंकि ये थोड़ा सा बेध्यानी, जब बोलेंगे तो ये ढकना ऊपर होगा। और बोलने का अमल भी बड़ा जी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। कि हमारे फेफड़े जो हैं वो सांस बाहर निकालते हैं, और सांस बाहर निकलती है इस जगह के ऊपर, लैरिंक्स के ऊपर। यहाँ पे वोकल कार्ड होते हैं, तारें होती हैं जैसे गिटार की तारें, तो यहाँ पे दो वोकल कार्ड होती हैं। कार्ड का मतलब होता है तारें। ठीक है जी, इस जगह के ऊपर ये तारें हैं। अगर मैं ये इकट्ठी सिर्फ सांस की नाली बना दूं बड़ी, तो फिर वाज़ेह क्लियर हो जाएगा कि ये दो तारें ऐसे ये हैं जी। ठीक है, हवा वापस आ रही है और इन दोनों को वो वाइब्रेट करती है, और इन दोनों तारों के वाइब्रेट करने से एक साउंड पैदा होती है, लेकिन उसके अल्फाज नहीं होते, साउंड पैदा होती है, और वो इधर आती है, और आपके लिप्स, मुंह, टंग, टीथ, ठीक है जी, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये सारी चीज़ें जो है, नरम तालु और सख्त तालु, ये सारे इनकी मुख्तलिफ हरकत और सकनात से हमारे अल्फाज और मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स बनती हैं। ठीक है जी, अंदर से फॉर एग्जाम्पल एक ही आवाज़ आ रही होती है, आ। ठीक है, फिर हमारे ये मुंह के हरकत और सकनात, जिसमें ज़बान बड़ा अहम किरदार अदा करती है, टंग, अच्छा, उसके साथ टीथ हो गया, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, और हमारे लिप्स की मुख्तलिफ मूवमेंट, तो ये सारे मुख्तलिफ साउंड प्रोड्यूस करने में ये सारे आर्गन हिस्सा लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारी आवाज़ बनती है, और आवाज़ मुख्तलिफ उसकी जो साउंड्स हैं, फोनिक्स हैं, जिसको फोनेटिक्स का नॉलेज है, वो इससे रिलेटेड है। ठीक है जी, लैरिंक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम कहते हैं जी कि लैरिंक्स क्या चीज़ है। लैरिंक्स वही हमने जो मेल है
वो आप थोड़ा सा ठोड़ी के नीचे से देखेंगे तो सामने ही एक अंगूठी की तरह उभरी हुई एक कॉर्टिलेज होती है। ठीक है, ये वाला एरिया साउंड बॉक्स कहते हैं, या लेरिक्स का दूसरा नाम क्या है? साउंड बॉक्स। और जी, इस साउंड बॉक्स में होते हैं वोकल कॉर्ड,